अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और आज 19 मई को लेकर हाजिर हूं 10 बड़ी और असरदार खबरों के साथ, जो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है बल्कि हकीकत, तहकीक और आपकी आवाज़ है। जहां हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे नेतन्याहू की बाइबिकल जंग के नए इशारों की, जिसमें हम बात करेंगे अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडेन की सेहत पर उठते सवालों की, क्योंकि कैंसर का ऐलान हो चुका है। वहीं हम इस पे बात करेंगे ईरान ने ट्रंप की रेड लाइन को कैसे किया बेअसर की। वहीं हम इसमें बात करेंगे हुवई टेक्नोलॉजी से लैस चीन के ड्राइवरलेस ट्रकों की इनकलाबी पेशकश हो चुकी। वहीं हम इस पे बात करेंगे रूस की रातों में दहशत उड़ाने वाली RS-24 मिसाइलों की प्लानिंग की। तो चलिए सच की तलाश और साजिशों की परतें खोलने का सफर शुरू करते हैं सिर्फ पल पल न्यूज पर, जहां खबर सिर्फ नहीं दिखाई जाती है उसकी हर एक सच्चाई, जो कि आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा बॉर्डर की जानिब बड़े सैकड़ों मुआजिरीन, इजरायली पुलिस ने अमन मार्च को रोका। आज गजा की सरहद पर एक नया मंजर देखने को मिला। इंसानियत की सदा लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। नारे गूंज रहे थे, जंग बंद करो, बंधकों को रिहा करो, भूख और बमबारी के इस जुल्म को खत्म करो। इस प्रोटेस्ट में का मकसद साफ था कि गजा में जारी तबाही, कत्लो गारत और भुखमरी के खिलाफ आवाज उठाना और इजराइल को मजबूर करना कि वो बंधकों की रिहाई के लिए एक इंसानी सौदा स्वीकार करे। लेकिन हैरत की बात यह रही कि अमन की मांग करने वाले इन अवाम के सामने खुद इजरायली पुलिस खड़ी हो गई। लाठीचार्ज, वाटर कैनन, घेराबंदी की गई। सवाल यह उठ रहा है कि क्या आज की तारीख में जंग को रोकने की कोशिश करना सबसे बड़ा गुनाह हो चुका है? यह वो मुल्क है जो दुनिया को लोकतंत्र का सबक देता है, लेकिन अपनी ही आवाम को जब वो जंग के खिलाफ बोलती है सजा देता है। गजा में हर रोज बच्चे दम तोड़ रहे हैं, माओ की कोखें सूख चुकी हैं और इंसानियत लहूलुहान है। ऐसे में यह मार्च सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि एक जमीर की तहरीक भी है, जो हर उस दिल से निकल रही है जो जंग नहीं जिंदगी चाहते हैं। वहीं आप दूसरी खबर देखें, नेतन्याहू का बाइबिकल कत्लेआम। गजा में आम लेक के नाम पर गिराए गए बम, जिस जंग को दुनिया आत्मरक्षा कहकर नजरअंदाज कर रही है दोस्तों, उसकी जड़ें कहीं ज्यादा खतरनाक और गहरी हो चुकी हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक या फौजी लड़ाई नहीं है बल्कि मजहबी जुनून, खौफनाक अंजाम, जिसे इजराइल हुक्मरान लगातार कुरान और बाइबल के किरदारों पर लपेटकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने हाल ही में गजा में चल रहे ऑपरेशन का नाम रखा गिदसोन, यानी गिदौन की सवारियां। यह नाम महज एक सैन्य कोडवर्ड नहीं बल्कि एक मजहबी कहानी से निकाला हुआ इशारा है, जो बुक ऑफ जजेस नामी बाइबल की किताब में दर्ज है। गिदौन एक वे शख्स था जिसने ईश्वर की मर्जी के नाम पर हजारों लोगों का कत्ल किया। नेतन्याहू की जुबान से निकले बाइबिकल हवाले और अब इस जंग के लिए मजहबी नामकरण, ये साफ तौर पर बताते हैं कि इजराइल का मिशन क्या है। बंधक छुड़ाना नहीं है, हमास को हराना नहीं है, बल्कि फलस्तीन की तहजीब, जमीन और नस्ल को मिटा देना है। दुनिया चुप है क्योंकि इस बार आतंकवादी मुसलमान नहीं बल्कि मुक्तिकामी यहूदी हैं। मजहबी और इज्जत सिर्फ तलवारों की है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, चीन ने पेश किया दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मिनिंग ट्रकों का काफिला। दुनिया की सनत दुनिया में एक नई इनकलाबी छलांग लगा चुकी है और इस बार भी इसके पीछे है चीन। जी हां, चीन ने एक बार फिर ऐसा काम कर दिखाया है जो पूरी दुनिया के लिए टेक्नोलॉजिकल अलर्ट जैसा है। दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ड्राइवरलेस इलेक्ट्रॉनिक माइनिंग ट्रकों का काफिला अब ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है। यह कोई आम ट्रक नहीं है दोस्तों, बल्कि 100 के 100 खुदरान इलेक्ट्रिक ट्रक हैं जो किसी इंसानी ड्राइवर की जरूरत के बगैर खतरनाक और गहराई वाले माइनिंग इलाकों में काम कर सकते हैं। और इन ट्रकों की सबसे बड़ी ताकत है हुवाई इंटेलिजेंसी और हाई एंड टेक्नोलॉजी। हुवाई के स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम, AI सेंसर्स और क्लाउड कम्युनिकेशन से लैस हैं ये ट्रक। पहाड़ी इलाकों में भी पूरी महारत से खनन कर सकते हैं। ये तकनीक सिर्फ माइनिंग इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिकल सेक्टर को हिला सकती है।
वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, इजराइल ने गजा में जिंदा रहने के लिए राहत सामग्री दे दी है दोस्तों। इजराइल की आखिरकार इंसानी राहत पहुंचाने पर हामी दी है, लेकिन इन राहत की हदें भी उसने खुद तय करी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अब सिर्फ बेसिक जरूरत की गजा यानी जिंदा रहने लायक खाना हो जाने देगा। इसके अलावा मेडिकल सप्लाई, ईंधन या बुनियादी सहूलियतें शामिल नहीं होंगी। दरअसल इजराइल अब एक नई तदबीर अपना रहा है, पैदा होने दे मगर इल्जाम हम पर ना आए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इजराइल को यह डर सता रहा है कि अगर गजा में भूख से मौतें होती हैं तो दुनिया भर में उसकी साख और सियासी हुकूमत को नुकसान पहुंचेगा। रिपोर्ट्स ये बताती हैं दोस्तों कि इजराइल हुकाम अब ये रणनीति अपना रहे हैं, इतना दिया जाए कि लोग मरे नहीं मगर जिए भी नहीं। यह महज राहत नहीं है, बल्कि काबिज सियासत की सोची समझी इंसानी सजा है, जिसमें एक पूरी आबादी को भूखा रखने की इजाजत मिलती है बशर्ते वे मर ना जाए। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवीय तंजीमें इस फैसले को सिस्टमैटिक सजा और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी बता चुकी है। सवाल यह नहीं कि खाना आएगा या नहीं आएगा दोस्तों, सवाल यह है कि क्या एक पूरी कौम को बस जिंदा रहने भर की इजाजत देना भी किसी तहजीब याफ्ता मुल्क की पहचान हो सकती है क्या? वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं, अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडेन को हुआ प्रोस्टेट कैंसर। जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर, अमेरिका के साबिक सदर की सेहत को लेकर बड़ी तशवीशनाक खबर जो है सामने आई है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन की सेहत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई दोस्तों। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर तशखीस हुआ है। इस खुलासे के बाद अमेरिकी सियासत में हलचल मच गई है और दुनिया भर में उनके लिए दुआओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। और दोस्तों, जो लोग जंग के शुरू से ही चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें याद होगा कि मैंने बोला था कि जो लोग गजा के मजलूम लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर आज नहीं तो कल खुदा की लाठी जरूर बरसेगी। जो बाइडेन वही शख्स है जो सबसे पहले 7 अक्टूबर 2023 के बाद नेतन्याहू के साथ गलबैयां करता हुआ नजर आया, दबा करके हथियार दिए, और आज जो बाइडेन की देन है जो गजा में बर्बादी हो रही है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, भारी जंगी जहाज के साथ खतरनाक खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने भारी भरकम मिलिट्री कार्गो प्लेन C-17 की कई फ्लाइट्स इजराइल भेजी है। ये तमाम जंगी जहाज तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। आरटी न्यूज के मुताबिक ये कोई आम फ्लाइट्स नहीं बल्कि हथियारों और जंग के सामान से लदी सैन्य इमदाद की सप्लाई है जो इजराइल को गजा में जारी जंग के लिए दी जा रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी और बेहद परेशान करने वाली खबर यह है कि आज इजरायली जमीनी फौज ने गजा में एक और बड़ा और खुरेंज जमीनी हमला शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली टैंक और पैदल सेना गजा के कई इलाकों में दाखिल हो चुकी है। हवाई हमलों के साथ साथ अब घरों में घुसकर कार्रवाई की जा रही है। गजा सिटी के आसपास धुआं, धमाके और लहू की चीखें गूंज रही है। गजा में पहले ही हालात नाजुक थे, अब जब अमेरिकी C-17 से भारी हथियार पहुंच चुके हैं तो यह साफ है कि इजराइल की जंग को एक नया जंगी सहारा मिल चुका है। यह सवाल अब हर फलस्तीनी, हर इंसाफ पसंद शख्स के दिल में उठ रहा है, क्या अमेरिका इस जंग का सिर्फ तमाशबीन है या फिर सीधा शरीक बन चुका है? क्या गजा अब पूरी तरह से एक मिलिट्री एक्सपोर्ट जोन बन चुका है? गजा की सरजमीन इस वक्त खून से लथपथ है दोस्तों, और दुनिया अब भी खामोश है। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, ट्रंप की रेड लाइन पर ईरान का साफ जवाब, यूरेनियम इंश्योरेंस जारी रहेगा, अमेरिकी मांगे वाकया ना हो। मिडल ईस्ट की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है दोस्तों। इस बार वजह है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलजी विटकॉफ का बयान, जिसमें उसने कहा कि ट्रंप की रेड लाइन बिल्कुल साफ है, ईरान को यूरेनियम इंश्योरेंस बिल्कुल बंद करना होगा। लेकिन ईरान ने इस पर जो जवाब दिया वो सिर्फ सख्त नहीं बल्कि हकीकत से जुड़ा हुआ है। ईरान के वजीर खारजा ने साफ अल्फाज में कहा, विटकॉफ का बयान हकीकत से बिल्कुल गाफिल है और तफरी तलब है, हम अपने न्यूक्लियर हक कभी नहीं छोड़ेंगे। ईरानी हुकूमत ने दो टूक कहा कि यूरेनियम इंश्योरेंस
जारी रहेगा। यह कोई मोल भाव या दबाव लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि हमारा हक और संप्रभुत्ता का मामला है जिसमें किसी को दखलंदाजी नहीं करने दी जाएगी। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका की मांगे न सिर्फ वाक़ियाना है बल्कि तजावीज़ से बिल्कुल मुनासिब नहीं। ऐसे में किसी किस्म का समझौता होना नामुमकिन है दोस्तों। ट्रंप की टीम जहां फिर से मिडल ईस्ट में जोर जबरदस्ती की पुरानी सियासत खेलना चाहती है, वहीं ईरान इस बार खामोश रहने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका दोबारा वही पुरानी गलती दोहराएगा या मसलहत और हकीकत के दरमियान कोई रास्ता निकालेगा। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, रूस रात में छोड़ेगा RS-24 यार्स मिसाइल। नाटो और अमेरिका को डराने की नई चाल। 11,000 किलोमीटर एक तबाही लाने वाली रूस की RS-24 तैयार। यूक्रेन बोला यह धमकी है नाटो और दुनिया को डराने की। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक बेहद खतरनाक और फिक्र अंगेज इंकशाफ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब रात के अंधेरे में यानी खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें RS-24 यार्स लॉन्च करने की तैयारी में है। इस मिसाइल का नाम सुनते ही दुनिया की बड़ी ताकतों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि RS-24 यार्स की मस्क रेंज 11,000 किलोमीटर और इसका धमाका 1 मिलियन टन के बराबर तबाही मचा सकता है। यूक्रेनी एजेंसियों का कहना है कि यह लॉन्चिंग सिर्फ एक फिजिकल हमला नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। एक ऐसा दाव जो नाटो, अमेरिका और यूक्रेन को खौफजदा करने के लिए उठाया जा रहा है। रूस की यह चाल ऐसे वक्त में सामने आई है जब नाटो और रूस के दरमियान तनाजा बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन में जंग अब भी अपने सबसे खुरेंच मरहले में है। क्या यह सिर्फ एक तरबियती लॉन्च है या वास्तव में जंग का नया मोड़ है दोस्तों? क्या रूस यह दिखाना चाहता है कि उसकी दहशत अब भी बरकरार है? RS-24 यार्स महज एक मिसाइल नहीं, यह सुपर पावर पॉलिटिक्स का ऐलान जंग भी है दोस्तों। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, इसरो का 101वां मिशन नाकाम। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब उसका 101वां सैटेलाइट मिशन EOS-09 लॉन्च महज 6 मिनट बाद ही नाकाम हो गया। यह सैटेलाइट दरअसल अर्थ ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन के लिए तैयार किया गया था, यानी जमीनी निगरानी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खुफिया मकासद से जुड़ी मुहिम के लिए। लेकिन अफसोस, लॉन्चिंग के कुछ ही मिनटों बाद तकनीकी खराबी के चलते यह सैटेलाइट वायुमंडल में ही तबाह हो गया। इसरो के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इस नाकामी की वजहों की तहकीकात में जुट गए हैं। यह मिशन भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि इससे देश की निगरानी क्षमता और खुफिया तंजीमों को नई ताकत मिलनी थी। यह हादसा न सिर्फ तकनीकी बल्कि हौसलों पर भी एक इम्तिहान है। लेकिन इसरो की तारीख गवाह है कि हर गिरावट के बाद इस एजेंसी ने मजबूत वापसी की है। अब नजरें हैं अगली उड़ान पर और उम्मीद है कि यह नाकामी आने वाली कामयाबी की जमीन बनेगी। वहीं आप 10वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं, तुर्की को मिला कुदरती दौलत का नया खजाना। तुर्की ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है दोस्तों। इस बार समुंदर की तह से निकली है कुदरत की दौलत। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की हुकूमत ने ऐलान किया है कि काला सागर में एक नया 75 अरब क्यूबिक मीटर का नेचुरल गैस रिजर्व मिला है। इस गैस का अंदाजतन बाजार मूल्य है $30 अरब, यानी तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए। तुर्की की एनर्जी मिनिस्ट्री के मुताबिक यह रिजर्व न सिर्फ माशी तौर पर गेम चेंजर साबित होगा, बल्कि तुर्की को एनर्जी इंडिपेंडेंस की राह पर तेजी से आगे बढ़ाएगा। यह ताजा इंकशाफ तुर्की के लिए महंगाई से जूझती आवाम के लिए एक राहत का पैगाम है और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक नया ताकतवर खिलाड़ी बनने की बुनियाद है। तुर्की पहले ही गैस पाइपलाइन और LNG प्रोजेक्ट्स में तेजी से निवेश कर रहा है और अब यह नया जखीरा देश की इमदादी इक्तिसादी को मजबूती देगा। सवाल यह है, क्या तुर्की अब रूस और खाड़ी मुल्कों के मुकाबले खड़ा हो सकेगा या फिर यह इनकलाबी इंकशाफ सिर्फ एक और सियासी वादा बनकर रह जाएगा? नाजरीन, ये थी आज की 10 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।